दोस्तों, हर वो शिक्षित युवा जो सरकारी नौकरी चाहता है, अपना सुरक्षित भविष्य चाहता है, वो हमेशा ऐसा स्वप्न देखता है कि वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े जहां उसे एक बहुत हैंडसम सैलरी वाली नौकरी मिले। सैलरी अच्छी होने के साथ साथ जो फ्रिंज बेनिफिट्स हो वो बहुत अच्छे हों, साथ ही उसका फ्यूचर पूरी तरह सिक्योर्ड हो, अर्थात नियमित नौकरी हो, रेगुलर जॉब हो, और संगठन ऐसा हो जहाँ पर काम करने में उसे आनंद आए, हेल्दी इन्वायरमेंट हो, साथ ही साथ वो अपने आप को उस संगठन से जुड़े रखने में गौरवान्वित महसूस करे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं जिस वैकेंसी के बारे में चर्चा करने आया हूँ वो इन सभी पैरामीटर्स पे फिट बैठती है। तो बने रहिए इस वीडियो में। आइए अब चर्चा कर लेते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। तो दोस्तों, इस पूरी वैकेंसी में 3 अलग अलग कैटेगरी की सहायक ग्रेड 1 की वैकेंसी निकली है। पहला है HR डिपार्टमेंट में, दूसरा है फाइनेंस और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में, तीसरा है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में। तीनों ही डिपार्टमेंट्स में सहायक ग्रेड 1 की वैकेंसी निकली है। तो हम डिपार्टमेंट वाइज समझ लेते हैं। तो इसमें देखें, मानव संसाधन या HR में, तो इसमें अनरिजर्व की 13 पोस्ट हैं, EWS की 2 पोस्टें हैं, SC की 2 पोस्ट हैं, ST की 3 पोस्टें हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर की 9 पोस्टें हैं। चारों ही वर्गों में बैकलॉग में कोई पोस्ट नहीं है। इस तरह से टोटल सहायक ग्रेड 1 मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्सेज में 29 वैकेंसीज हैं। नंबर 2, सहायक ग्रेड 1 वित्त एवं लेखा यानी फाइनेंस और अकाउंटिंग में असिस्टेंट ग्रेड 1 की जो वैकेंसीज है वो इस तरह से हैं। अनरिजर्व 8 सीटें, EWS 1, SC की 2, ST 1, OBC नॉन क्रीमी लेयर 5 पोस्ट। बैकलॉग में चारों ही वर्गों में कोई भी बैकलॉग की पोस्ट नहीं है। इस तरह से टोटल सहायक ग्रेड 1 वित्त एवं लेखा के लिए 17 पद खाली हैं। बात कर लेते हैं नंबर 3, सहायक ग्रेड 1 सामान्य प्रशासन के लिए यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लें तो इसमें अनरिजर्व की 5 पोस्टें हैं, EWS की 1 पोस्ट है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर की 4 पोस्टें हैं। बैकलॉग में चारों ही कैटेगरी में कुछ भी नहीं। इस तरह से टोटल सहायक ग्रेड 1 जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जो पोस्टें हैं वो 12 पोस्टें हैं। यदि हम तीनों ही डिपार्टमेंट के अलग अलग पोस्टों को काउंट कर लेते हैं तो इनका सम जो आता है वो 58 वैकेंसीज है इस पूरे विज्ञापन में। आइए अब जान लेते हैं कि आवेदन पत्र जमा करने की प्रारंभिक तिथि क्या है और आवेदन पत्र जमा होने की अंतिम तिथि क्या है, यानी फॉर्म ओपनिंग डेट और फॉर्म क्लोजिंग डेट क्या क्या है। तो फॉर्म की ओपनिंग डेट यानी प्रारंभ होने की जो तारीख है वो है 5 जून 2024 सुबह 10 बजे से फॉर्म ऑनलाइन सबमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं फॉर्म की क्लोजिंग डेट यानी जो लास्ट डेट क्या है वो है 25 जून 2024 शाम को 5 बजे तक। आइए दोस्तों, चर्चा कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में। शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, कितना अनुभव चाहिए, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो चाहे सहायक ग्रेड 1 HR हो, सहायक ग्रेड 1 फाइनेंस और अकाउंटिंग हो, सहायक ग्रेड 1 जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो, तीनों ही सेक्शंस के जो सहायक ग्रेड 1 है इन सब की जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ में कोई भी स्नातक डिग्री। कहने का मतलब है प्लेन कोई BA हो, BCom हो, BSc हो, है ना। जो नॉन प्रोफेशनल डिग्री है वो भी अलाउड है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल डिग्री है जैसे आप BTech हो, BBSc हो या फिर आपने BBA किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं। हमें 5 अतिरिक्त बिंदु दिए गए हैं। पहली बात, यदि आपके पास जो मांगी गई योग्यता है उससे ज़्यादा योग्यता भी है तो आपको अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, ना ही उसका कोई वेटेज एक्स्ट्रा दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि तक आपके पास अनिवार्य योग्यता या अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ऐसे लोग जिनके रिज़ल्ट अवेटेड हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है। जो प्लेन डिग्रीज़ हैं उसमें UGC की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से डिग्री मिली हो, वो UGC की मान्यता प्राप्त होना चाहिए। वहीं कुछ टेक्निकल कॉलेजेस से जो डिग्री मिलती है जैसे IICT, वो IICT से अप्रूव्ड होना चाहिए। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट इसमें है आंतरिक अभ्यर्थी, यानी जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ हैं
वो भी आवेदन कर सकते हैं। और करने से पहले जो सेक्शन इस डिपार्टमेंट का सर्कुलर है वो ज़रूर एक बार देख लें, उसका रेफरेंस ले लें कि भाई किस उनकी कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, है ना। तो और प्रिंट आउट लेने के बाद आवेदन करें, और प्रिंट आउट लेने के बाद इसको उचित माध्यम से उनको फॉरवर्ड करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पॉइंट नंबर 5, उपयुक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थी को वरीयतः कंप्यूटर कार्य करने में प्रवीण होना चाहिए, यानी एक्सपर्ट होना चाहिए। साथ ही साथ उसे विंडोज़ और MS ऑफिस आदि सॉफ्टवेयर की जानकारी होनी चाहिए। कर लेते हैं बात मासिक परिलब्धियों की, वेतन की या सैलरी की, पे लेवल की। तो दोस्तों पे लेवल होगा लेवल 4। मासिक परिलब्धियाँ 40,000 रुपये प्रति माह, जिसमें से 25,500 रुपये मैट्रिक्स के हिसाब से आपका मूल वेतन होगा। वहीं 50% डियरनेस अलाउंस यानी 12,750 रुपये होगा। इसके अलावा कई सारे वेतन और भत्ते भी मिलेंगे। अलाउंसेस के रूप में आपको मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, अपडेट अलाउंस, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स एंड मिसलेनियस फैसिलिटीज़ के रूप में आपको मिलेगा लीव एनकैशमेंट होगा, मेडिकल फैसिलिटी सेल्फ एंड योर डिपेंडेंट्स ऑल्सो, एजुकेशन फैसिलिटी आपके बच्चों के लिए मिलेगी यदि आप टाउनशिप में हैं तो। फिर उसके अलावा चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस मिलेगा, रेम्बर्समेंट मिलेगा टीवी केबल के लिए, रेम्बर्समेंट न्यूज़पेपर के लिए मिलेगा, कैंटीन सब्सिडी आपको मिलेगी, इंसेंटिव्स के लिए भी आप एप्लीकेबल होंगे। वहीं लोन और एडवांसेस की बात करें तो इंटरेस्ट जो बेयरिंग एडवांसेस होंगे, जो हाउस के लिए होता है, बिल्डिंग के लिए, जनरल पर्पस के लिए होता है, उसके लिए मिलेगा। नेक्स्ट करते हैं बात हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स की या सोशल सिक्योरिटी जो होती है स्कीम्स, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, ग्रेच्युटी है, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल केयर अंडर CHSS, ठीक है, ग्रुप इंश्योरेंस है। तो ये सारे आप कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स इतना ज़बरदस्त। बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो इसमें जो आयु सीमा मांगी गई है 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच कैंडिडेट की आयु होना चाहिए। आयु सीमा की गणना 25 जून 2024 को आधार मानकर की जाएगी। बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क या एग्ज़ाम फीस के बारे में। तो दोस्तों, सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क जमा करना है। आवेदन शुल्क की राशि 100 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। वहीं महिला अभ्यर्थी हो, SC ST कैंडिडेट हो, फिजिकली चैलेंज्ड या फिर दिव्यांग कैटेगरी के उम्मीदवार हों, या फिर पूर्व सैनिक हो, या फिर NPCIL के कर्मचारी हों, तो उनको आवेदन शुल्क में छूट प्राप्त है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के हेडक्वार्टर मुंबई के लिए असिस्टेंट ग्रेड 1 की 58 वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशंस बुलाई गई हैं। ये असिस्टेंट ग्रेड 1 की पोस्टें उनके 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स HR, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कॉल की गई हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं विज्ञापन संख्या के बारे में। NPCIL/HQS/HRM/2024/03 ये है इसकी विज्ञापन संख्या। तो आइए जान लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आवेदन कैसे करना है उस बारे में, आवश्यक वेबसाइट्स और लिंक्स के बारे में। जो वैकेंसी है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL की वैकेंसी है। इसमें असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए जो परमानेंट पोस्टें हैं उसके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। दोस्तों, NPCIL केंद्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी है जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। भारत भर में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कार्य होते हैं वो उनका सारा कामों का एग्जीक्यूशन NPCIL के माध्यम से किया जाता है। तो एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है। और इसमें आवेदन किस तरह से करना है? तो दोस्तों, इसमें ऑनलाइन मोड से ही आवेदन करना है, उसकी लिंक दी गई है। साथ ही साथ NPCIL की वेबसाइट दी गई है। इसमें दोस्तों पेमेंट जो जिन कैंडिडेट्स को करना है उन्हें ऑनलाइन मोड से पेमेंट करना है। वो चाहे तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो दोस्तों इसमें चयन प्रक्रिया 5 स्टेप में पूर्ण की जाएगी। सबसे पहली जो स्टेज होगी वो होगी प्रिलिमिनरी टेस्ट या प्रारंभिक लिखित परीक्षा। दूसरी होगी एडवांस टेस्ट।
तीसरी होगी स्किल टेस्ट जो कि कंप्यूटर पर लिया जाएगा। इस स्किल टेस्ट में 2 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा होगा टाइप राइटिंग टेस्ट और दूसरा हिस्सा होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। चौथी स्टेप में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। पांचवी और अंतिम स्टेप में मेडिकल फिटनेस टेस्ट दिया जाएगा। स्टेज 1 में प्राथमिक परीक्षा या प्रिलिमिनरी टेस्ट लिया जाएगा। वास्तव में ये स्क्रीनिंग परीक्षा है, ये छँटनी की परीक्षा है, जिसमें योग्य कैंडिडेट को अगले स्टेप के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाना है। इसमें जो भर्ती नियम के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, स्नातक, तो इसी आधार पर स्नातक लेवल के जो क्वेश्चन इसमें एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अब इस एग्ज़ाम का प्रारूप क्या रहेगा, तो इसमें क्या होगा, ग्रेजुएशन स्तर के 50 क्वेश्चन होंगे जो कि MCQ बेस्ड होंगे ना, मल्टीपल चॉइस वाले होंगे, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। वैसे ही इस पूरी एग्ज़ाम की जो अवधि होगी 150 मिनटों की होगी और इसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक काट लिया जाएगा। 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के होंगे जो कि 75 अंकों के होंगे। वहीं कंप्यूटर पर बेस्ड ज्ञान जो होगा वो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 45 अंकों के होंगे। वहीं इंग्लिश का 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 अंकों के होंगे। इस तरह से टोटल 150 अंकों का जो है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा। इसमें जनरल के कैंडिडेट्स को 40% नंबर स्कोर करना ज़रूरी है। वहीं SC, ST, OBC, NCL, EWS और PWD कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए 30% मार्क स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। यदि वो इतने नंबर नहीं ला पाते हैं तो उन्हें स्क्रीन आउट या डिसक्वालीफाइड घोषित करके उन्हें अगले स्टेप से रोक दिया जाएगा, जो कि इसके एग्ज़ाम का मेन पर्पज़ है। एडवांस लेवल एग्ज़ाम के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे और समान अंक होने की स्थिति में मेरिट लिस्ट में स्थान के निर्धारण हेतु कुछ मानदंड के क्राइटेरिया हैं, उनको अपनाया जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम और एडवांस एग्ज़ाम एक ही दिन में आयोजित की जाएंगी और दोनों ही एग्ज़ाम के बीच में 30 से लेकर 120 मिनट के गैप हो सकता है। ठीक है, ये दिया जा सकता है, लेकिन इस दौरान कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम सेंटर से बाहर जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। एडवांस लेवल जो एग्ज़ाम है उसका मूल्यांकन तभी किया जाएगा जब अभ्यर्थी ने प्राइमरी लेवल की जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर ली हो। अब जो कौशल परीक्षा के लिए जितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाना है उनकी क्वांटिटी कैसे निर्धारित करेंगे, जितनी वैकेंसी उनसे 5 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जितनी वैकेंसीज हैं उनसे कम 5 गुने से कम कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो पाते हैं, क्वालिफाई कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जितने भी उत्तीर्ण पात्र उम्मीदवार अभ्यर्थी हैं उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यदि शॉर्ट लिस्टिंग के दौरान समान कट ऑफ वाले 1 से अधिक अभ्यर्थी होंगे तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। स्टेप 3 में कौशल परीक्षा ने स्किल टेस्ट लिया जाएगा। इसमें 2 भाग होंगे। पहला पर्सनल कंप्यूटर पर टाइपराइटिंग की परीक्षा टेस्ट लिया जाएगा और दूसरा पर्सनल कंप्यूटर पर कंप्यूटर एक्सपर्टीज़ या प्रोफिशिएंसी की परीक्षा ली जाएगी। तो बात कर लेते हैं स्टेप ए यानी कंप्यूटर पर टाइपराइटिंग की परीक्षा। तो इसमें किस तरह से किया जाएगा, 300 शब्दों का एक नोट छपा हुआ दे दिया जाएगा, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में रहेगा। अब कैंडिडेट अपने सुविधानुसार हिंदी या इंग्लिश भाषा जिसमें उसे परीक्षा देनी हो उस भाषा के नोट को वो ले लें और उसको टाइपिंग करें। 10 मिनट की अवधि दी जाएगी। इसमें कंप्यूटर को 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से यानी 30 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट के भीतर इस 300 वर्ड के नोट को टाइप करना होगा। अभ्यर्थियों को टाइप किए गए इस अवतरण में जो प्रोवाइड किए गए हैंडआउट में दिए गए तरीके से फॉर्मेट करने और इसका प्रिंट आउट लेने के लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और फॉर्मेटिंग की जो अलग अलग विशेषताएं हैं उनका परीक्षण किया जाएगा, जैसे कि पैराग्राफों की इंडेंटिंग की है या नहीं है, सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, इटैलिक्स का यूज़ करना या अलग फ़ॉन्ट के साइज़ का इस्तेमाल करना, इस टाइप की इसमें एक्सपर्टीज़ लेते हैं। कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का एक्चुअली इस एग्ज़ाम को जो डिज़ाइन किया गया है वो कैंडिडेट्स की MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम,
डीटीपी की एप्लीकेशंस जैसे कि एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, ईमेल मैनेजमेंट, इंटरनेट सर्फिंग आदि में कितनी उसकी एक्सपर्टीज़ है, उसको पता करने के लिए टेस्ट किया जाए। इसमें जो एग्ज़ाम पेपर होगा उसके 2 भाग होंगे। पहले भाग में वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट के होगा और दूसरा भाग होगा ईमेल प्रबंधन और इंटरनेट सर्फिंग के 6 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक भाग 30 मिनट की समयावधि का होगा और कुल परीक्षा 100 अंकों की ली जाएगी। भाग 1 में 4 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 20 अंक दिए जाएंगे, जबकि भाग 2 में 2 प्रश्न होंगे और प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 10 अंकों का होगा। इस पूरी एग्ज़ाम में जो कंप्यूटर प्रवीणता की है, इसमें 50% या इससे अधिक जो अंक अभ्यर्थी प्राप्त कर लेता है उन्हें गो घोषित किया जाएगा और 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले को नो गो घोषित किया जाएगा। गो का मतलब है वो लोग क्वालिफाई हो गए, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट मतलब गो, और अनसक्सेसफुल कैंडिडेट जो हैं वो नो गो घोषित किया जाए। तो कुल मिला के जो परीक्षा है वो सिर्फ अर्हता प्रकार की है, इसमें सिर्फ परसेंटेज या मेरिट नहीं बनेगा, गो या नो गो पे बेस्ड होगी, सिलेक्ट है या नॉट सिलेक्ट है। स्टेप नंबर 4 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की होती है। इसमें मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाता है। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करते समय जो आपने आवेदन किया था उसका प्रिंट आउट निकाल कर रखा होगा, उसे ले जाना होगा अपने साथ में। दूसरा, आपका एज का प्रूफ के लिए आपको 10th के मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो वो ले जाना होगा। यदि 10th के मार्कशीट में मेंशन नहीं है डेट ऑफ बर्थ, तो उसे SLC या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो उसमें DOB मेंशन किया हो तो वो ले जाएं। इसके अलावा आपको शैक्षणिक योग्यता के सारे सर्टिफिकेट ले जाना है। चूँकि इसमें जो ग्रेजुएशन तक इसमें योग्यता मांगी गई है, तो इसमें पहले से लेकर ग्रेजुएशन जहाँ तक आपने मेंशन किया है वो सारे सर्टिफिकेट और अंक सूचियाँ ओरिजिनल और सर्टिफिकेट उसके ले जाएं। इसमें यदि आपको कहीं परसेंटेज ना देके ग्रेडिंग सिस्टम जैसे CGPA में होता है यदि दिया तो उसका इक्विवेलेंट परसेंटेज कितना होगा उसका भी डॉक्यूमेंट आपको ले जाना होगा। वहीं यदि अनुभव प्रमाण पत्र यदि किसी केस में मांगा गया तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र भी ले जाना होगा। ठीक है। यदि आपने नाम परिवर्तन कराया हो कभी तो उसके संबंध में जो गजट या अधिसूचना जारी हुई तो उसकी प्रति भी ले जानी पड़ेगी आपको, उसका प्रमाण। यदि कोई कैंडिडेट दिव्यांग कैटेगरी में आवेदन करता है तो उसका निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आर्मी से रिटायर्ड है, एक्स सर्विसमैन है तो उसका प्रमाण पत्र लेगा निर्धारित प्रारूप में देना होगा। डिवोर्सी स्टेटस है तो उस संबंध में प्रमाण पत्र चाहिए। आप जाति संबंधी कोई लाभ ले रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र भी लगेगा, जैसे SC, ST, OBC, NCL कैटेगरी हो गया, उसके अलावा फिर EWS कैटेगरी हो गया, इनके प्रमाण पत्र लगेगा। तो उसके साथ ही साथ आप ID प्रूफ ज़रूर ले जाएं। ID प्रूफ के रूप में पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर ID हो गया, स्कूल या कॉलेज से सर्टिफिकेट जो जारी किया जाता है ID प्रूफ वो हो गया, गवर्नमेंट से जारी ID प्रूफ हो गया, तो ये भी अवश्य ले जाएं। चयन प्रक्रिया का अंतिम स्टेप है मेडिकल फिटनेस टेस्ट अर्थात चिकित्सकीय परीक्षण। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ अधिकृत डॉक्टर या ऑथराइज्ड डॉक्टर या डॉक्टर की पैनल चयनित उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट करती है। बस ये अंतिम प्रक्रिया हो। तो बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। महत्वपूर्ण तारीखें क्या क्या है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की जो प्रारंभ होने की तिथि है या स्टार्टिंग डेट है, फॉर्म ओपनिंग डेट है 5 जून 2024 से सुबह 10 बजे से फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन। वहीं ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट यानी अंतिम तारीख है 25 जून 2024 शाम को 5 बजे तक। आवेदन शुल्क जमा करने में एग्ज़ाम फीस जो होगी वो जमा करने की तारीख कब से है 5 जून 2024 सुबह 10 बजे से 25 जून 2024 शाम को 5 बजे तक, यानी फॉर्म ओपनिंग डेट से लेकर क्लोजिंग डेट और टाइम तक ऑनलाइन फीस भी जमा हो सकती है। तो यह है महत्वपूर्ण तारीखें। दोस्तों, NPCIL की इस वैकेंसी में जो एडवर्टीजमेंट है वो 18 पन्नों का है और इसमें प्रत्येक बिंदु को सविस्तार समझाया गया है। विज्ञापन वीडियो में मैंने प्रयास किया है कि हर उस जरूरी बिंदु को टच किया जाए जो कि आपके लिए आवश्यक है। फिर भी संभव नहीं है वो सविस्तार बताया जा सके वीडियो में, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यदि आपको किसी पॉइंट पर या कन्फ्यूज़न या फिर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों, यदि आपके परिचय में
आपके मित्र, आपके रिश्तेदार यदि कोई तैयारी कर रहा है, उसकी क्वालिफ़िकेशन इस एडवर्टीज़मेंट से मैच कर रही है, तो उसे वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उसके किसी आ सके और मेरा यह प्रयास सार्थक हो सके। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरा प्रयास सार्थक लग रहा है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।